लोग बिहार से दिल्ली पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन हमारे साथ कन्हैया कुमार बैठे हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद अब सांसद बनने के लिए दिल्ली से प्रयासरत है। और कन्हैया, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहा करते थे, कमरा लेकर पढ़ाई किया करते थे। आज वहीं से आप सांसदी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपका बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि बिहार से लोग दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। हम भी बिहार से दिल्ली पढ़ने के लिए ही आए थे। 2009 में मैं दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी के सिलसिले में, और उसी इलाके में रहता था, नेहरू विहार में रहता था, मुखर्जी नगर के पास। मुखर्जी नगर में रहना थोड़ा महंगा था, ज़्यादा किराया था, तो नाले के इस तरफ जो है वो मुखर्जी नगर है और नाले के उस तरफ जो है वो नेहरू विहार है। नेहरू विहार में कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता कमरा होता था। मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना होता था, मैं एमआर की भी नौकरी किया, और फिर अपने ही मतलब खर्चे से जो है मुझे दिल्ली में रहना था, तो मैं नेहरू विहार में रहता था। और पढ़ाई के सिलसिले में ही यूपीएससी में उस वक्त जो है सिलेबस में एक चेंज आया। मैं हिंदी बैकग्राउंड का विद्यार्थी था, और उस वक्त जो है कांग्रेस की ही सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार जो है सीसेट लेकर के आई थी, जिससे हिंदी में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, खास करके जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमने फैसला लिया कि अब इसमें नहीं लगे रहेंगे, हम एकेडमिक्स को परस्यू करेंगे, और पीएचडी के लिए जो है जेएनयू गए, और 2018 में जो है पीएचडी की डिग्री ली, डॉक्टरेट की उपाधि ली। और उसी दौरान आप सबको मालूम है कि जो हम सरकार से अपना हक मांग रहे थे, अपने फेलोशिप का हक, उस वक्त जो है मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी। रोड पे आकर के, मंत्रालय से बाहर आकर के, सड़क पे आकर के उन्होंने समझौता किया, और समझौता करके कहा कि हम फेलोशिप बंद नहीं करेंगे। उस आंदोलन के वक्त ही सरकार ने जो है जेएनयू को टारगेट कर लिया था। हालांकि जेएनयू से तमाम लोग उनके जो है मंत्रालय में भी हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में भी हैं। आप किसी राज्य में चले जाइए, आपको वहाँ के पढ़े हुए लोग सेक्रेटेरिएट में मिलेंगे, सेक्रेटरी मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी मिलेंगे। मीडिया में चले जाइए, वहाँ मिलेंगे, नोबेल लॉरिएट्स मिलेंगे, आपको फिल्म मेकर मिलेंगे, जो है बहुत सारे लिटरेरी पर्सन आपको वहाँ से मिलेंगे। तो हमारे जैसे साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए वहाँ एडमिशन होना बड़े सौभाग्य की बात थी। लेकिन सरकार चाहती थी कि जो है जियो यूनिवर्सिटी चले और जेएनयू ना चले, और उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ तमाम तरह का प्रोपगंडा किया गया। लेकिन हर साल, इस साल भी जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। तो आपने ठीक कहा, पढ़ाई के सिलसिले में हम भी दिल्ली आए थे, और हम तो पढ़ना ही चाहते थे, और हम जो है पढ़ाई ही किया। हमने जो है डॉक्टरेट की डिग्री ली, और हमारा सपना भी ये था कि हमको टीचर बनना है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपके लिए क्या तय किया गया है वो आपके हाथ में नहीं है। तो कर्तव्य पथ पर जो भी चीज़ मिल रहा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी में हैं, और कांग्रेस पार्टी ने यह जिम्मेवारी दी है कि आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एनडीए के सामने, तो अब उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके पहले सवाल के उत्तर को सुनने के बाद बताना चाहता था आपको कि मैं भी जेएनयू से हूँ, और मैंने आपकी पूरी यात्रा देखी, जो आपने शुरुआत की जहाँ से और यहाँ तक पहुँचे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नायाब नहीं है कि कोई व्यक्ति राजनीति में जेएनयू से आया है। सीताराम येचुरी और प्रकाश करात से लेकर अभी तक नहीं, दो मंत्री अभी मैं कह रहे हैं बीजेपी सरकार में। हाँ। अभी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, जो अपनी ही पत्नी की जो है पॉलिसियों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हाँ। दोनों वहाँ पढ़ते थे, और आप हर फील्ड में, आप योगेंद्र यादव जी भी वहाँ पढ़े हैं। मैं मतलब नाम गिनाना शुरू करूँ, नोबेल लॉरिएट से लेकर के तमाम लोग वहाँ पढ़े। सारा खत्म हो जाएगा टाइम इंटरव्यू का। लेकिन खास उसमें ये है कि कन्हैया कुमार ने जिस गति से और जितनी तेजी से ये मुकाम हासिल किया, वो भी अपने आप में बहुत लोगों को आपकी तरफ आकृष्ट करता है। आपकी वाक शैली हो, आपकी वाक पटुता हो, या फिर क्या ऐसी बात है राहुल गांधी की आज सबसे प्रिय है आप? नहीं, बात जो है भाषण की कला का या वाक पटुता का नहीं है, बात है सच्चाई के साथ खड़ा होने का। और सच्चाई ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो बोला गया वो सच नहीं था। हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में जो आरोप लगाए गए वो सच नहीं था। तो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते यह मेरा धर्म था कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के चरित्र के लिए लड़ूं, उसके कैरेक्टर के लिए, उसकी सच्चाई के लिए मैं लड़ूं। जिन लड़कों के बारे में भी आरोप लगाया गया वो लड़के दोषी नहीं हैं।
हमारी यूनिवर्सिटी के किसी विद्यार्थी ने आज तक देश के खिलाफ कोई बात नहीं की है। और मैं उस वक्त वहाँ का अध्यक्ष था, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं सरकार के चरणों में ना पड़ जाऊँ, सरकार का पैर ना पकड़ लूँ, और सरकार जो कह रही है या पुलिस जो कह रही थी उसकी बात को ना मान लूँ। मैं सरकारी गवाह बनने की बजाय मैंने ये तय किया कि मुझे उस यूनिवर्सिटी के विरासत के साथ खड़ा होना है, उस यूनिवर्सिटी के इतिहास के साथ खड़ा होना है और उस यूनिवर्सिटी के भविष्य के साथ खड़ा होना है। आप कुछ विद्यार्थियों के बहाने एक संस्थान को बदनाम नहीं कर सकते हैं, और वो संस्थान जो आपकी भी सरकार में जो है अपना राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो संस्थान जहाँ के लोगों को आपने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना करके रखा है। उस वक्त तो 3 मंत्री थे जेएनयू से पढ़े हुए। तो हमारे लिए भाषण देना, अच्छी बात करना, बागपट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम सच के साथ कैसे खड़ा होंगे। आज हम जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सच्चाई की कसौटियों पे कसा हुआ है। और राहुल जी की जहाँ तक बात है, राहुल जी भी इस देश में सत्य के लिए और मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारी और उनकी लड़ाई और हमारा और उनका संघर्ष एक ही है, तो स्वाभाविक रूप से जब हम मान लीजिए कि आप जो है इंडिया के हैं और इंडियन टीम जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए गई है, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने टीम का सपोर्ट करेंगे ना। आज वो जो बात कर रहे हैं वही बात तो हम भी कहते हैं, वो भी आज न्याय की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी जो है न्याय के लिए लड़ते रहे। न्याय की ज़रूरत किसको होती है? जिसके साथ अन्याय होता है। तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर उस अन्याय के खिलाफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, मुख्य धारा की पार्टी, उसके मुख्य चेहरा, मुख्य नेता अगर अपनी बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े रहें। पर जेएनयू ने आपको अगर ये पहचान दी है, जिस तरह से आप बोलते हैं उसको सुनने वाले बहुत से लोग हैं, तो जेएनयू ने आपको एक टुकड़े टुकड़े वाला टैग भी दिया। नहीं, जेएनयू ने नहीं दिया, ये बीजेपी ने किया है। चलिए ठीक है, जेएनयू के उस कालखंड में जब आप वहां थे तो आपके ऊपर आप लोग लगाया। मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेता हूं। बीजेपी जेएनयू विरोधी इसलिए है क्योंकि जेएनयू के बच्चे, जेएनयू में पढ़ने वाले लोग साधारण पृष्ठभूमि के हैं। वो नहीं चाहते हैं कि साधारण पृष्ठभूमि के लोग पढ़ाई कर सके। और आपको मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी नहीं बनी उसके ऊपर जो है आप हजारों करोड़ उड़ाने के लिए तैयार हैं, और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जो दुनिया में नाम कमा रही है, जहाँ से लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से आप मंत्री बना करके रखे हुए लोगों को, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये मेरा धर्म था कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ें, कि कल को जो है और भी साधारण परिवार के बच्चे, जिसकी माँ आंगनवाड़ी हो, जिसके पिताजी मजदूरी करते हों, जिसके पिताजी जो है जूता सिलते हों, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकें और इस देश में अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकें। हम इसलिए एक जो है एक विचार के लिए, एक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। आरोप बीजेपी ने लगाया है, और बीजेपी जो आरोप लगाती है उस पर मैं एक ही बात कहता हूं कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी तो मेरे खिलाफ ही बोलेगी ना। जिन लोगों के लिए बीजेपी आरोप लगाती है, हमारे साथ तो और भी लोग थे जिनके ऊपर ये बीजेपी आरोप लगा रही थी, आज वो बीजेपी में चले गए हैं, तो उनके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? मेरे साथ हार्दिक पटेल थे, हार्दिक पटेल पे भी यही आरोप लगाते थे। आप जो है सैकड़ों क्लिप जो है उठा करके देख सकते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी बोलती थी। आज जब वो बीजेपी में जाकर के एमएलए हो गए हैं, तब बीजेपी का इस पे क्या कहना है? वॉशिंग मशीन थ्योरी आप ही लोग कहते रहते हैं। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब ये आरोप आप बार बार इसलिए लगाते हैं कि आपको इस देश की जनता को बताने के लिए यह बात नहीं है कि आपने रोजगार के लिए क्या काम किए, कितना रोजगार आपने पैदा किया, आपने महंगाई को कम करने के लिए क्या काम किया है, कितनी महंगाई को आपने कम किया है। आपने देश को सपना दिखाया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, 2024 है, कितना पक्का मकान आपने देश के लोगों को दे दिया। आपने सपना दिखाया था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहां से कहां तक बुलेट ट्रेन चल रही है बता दीजिए, हम भी टिकट कटा करके उस बुलेट ट्रेन पर चढ़ना चाहते हैं। आपने सपना दिखाया था कि किसानों की आमदनी को हम दुगना कर देंगे, और किसान जब दिल्ली आ रहे थे अपनी मांग को लेकर के, फसल उगाने वाले, खेतों में फसल उगाने वाले किसानों के लिए आपने सड़कों पे कील बोए हैं। यह ये देश ने देखा है। 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो पहलवान बेटियां जो देश को गोल्ड मेडल दिलाई, दुनिया में जो है देश का नाम किया, उन बेटियों का बाल पकड़ करके जो है दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। आप बताइए कि आपने देश के लिए 10 साल में क्या किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सरकार हैं जनाब, आप सरकार हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं। आप विपक्ष की भाषा बोलना बंद कीजिए।
आप विपक्ष पे आरोप लगा करके अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते हैं। और मेरे ऊपर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो जैसे मनोज तिवारी जी ने कहा कि जो है वो उस व्यक्ति को जो है कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ा रही है, तो आप सांसद हैं ना 10 साल से, आप क्या कहना चाहते हैं कि जय शाह के पिताजी जो है वो काम नहीं करते हैं? गृह मंत्रालय तो उनके पास है, पुलिस तो उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन तो उनके पास है। कौन से कोर्ट ने जो है मुझे आरोपी साबित कर दिया है? फिर अगर आप यह भाषा बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए आपने जो काम किया है वो कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप अपना काम गिनाने की बजाय अपने सामने जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। तो दरअसल अभी तक जिस तरह से आप बातें कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें, बड़े बड़े मुद्दे जिसको आप अभी फिर एड्रेस भी कर रहे थे, लेकिन अब कन्हैया एक पर्टिकुलर क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी ने तो बता दिया कि किन मुद्दों पर आपको वो घेरेंगे। आपके पास कौन से मुद्दे? मेरे पास वही मुद्दे हैं, 5 न्याय हमारे पास। देखिए, हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। तो क्षेत्र विशेष की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। वो किस प्रोफेशन से आते हैं, वो कमाने खाने के लिए क्या काम करते रहे, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हम तो उनसे यही पूछेंगे कि आप 10 साल से सांसद हैं, आपने 10 साल में उस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है, आप उस क्षेत्र की जनता को बताइए। और हम क्षेत्र की जनता को बताएंगे कि आप अगर हमको आशीर्वाद देते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे। 5 न्याय के बारे में कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, उसमें जो युवाओं का न्याय है वो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। आप जानते हैं कि अग्निवीर योजना के चलते खास करके जो लोग आर्मी में सेवा देना चाहते थे उनका सपना टूटा है। इस देश में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनेगा और सेना में जो है सेवा देने के लिए आप 4 साल का समय दे रहे हैं। तो ये जो सच्चाइयाँ हैं, ये सच्चाइयाँ हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और महिलाओं के लिए जो आधी आबादी है उनके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे, 8,500 रुपया महीना देंगे। तो हमारे पास जो सकारात्मक एजेंडा है महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हम कह रहे हैं कि 400 रुपया जो है न्यूनतम मजदूरी देने का काम करेंगे। और इस देश के भीतर जो मिडिल क्लास है उसकी खरीदने की क्षमता जो कम हुई है उसके परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है, हम अपने सकारात्मक एजेंडा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता को सकारात्मक एजेंडा अच्छा लगेगा, अगर उनको हमारे प्रति विश्वास पैदा होगा तो स्वाभाविक रूप से अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद वो हमको देंगे। और उनके हक और अधिकार के लिए कोई लड़ने वाला जो संसद भवन में बैठ करके उनकी बात को उठा सके। आज जिस तरह से दिल्ली में यमुना पार को एक टैबू बना दिया गया है, हम उस टैबू को खत्म करेंगे और उनके अंदर ये विश्वास पैदा करेंगे कि हम आपकी आवाज बन करके लड़ेंगे। सरकार किसी की भी हो, लेकिन आपके हक और अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली से तो बहुत करीब है संसद जहां से आप लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आपने कोशिश बेगूसराय से भी की। अब देखिए, स्वीकार्यता का मसला है। वहां पर लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने ब्लॉक किया टिकट कन्हैया का। यहां भी कुछ कांग्रेसी हैं जो चाहते नहीं है कि कन्हैया कुमार उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। कांग्रेसी, बीजेपी अगर नहीं चाहती है तो समझ में बात आती है। देखिए, लोकतंत्र में ना सारे फैसले जनता लेती है। जनता अगर आपको सर आंखों पे बिठाती है तो आप जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता अगर नहीं करती है तो नहीं करते हैं। रही बात यहाँ विरोध का वहाँ विरोध का, मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, मेरे सामने कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। और मैं इस तरह से इस बात को ऐसे देखता हूँ कि मैं उतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि कोई मेरा विरोध कर सके। मैं तो इस देश का एक साधारण नागरिक होने के नाते सरकार से सवाल पूछता हूँ और लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, और लोगों को ये भरोसा पैदा होता है कि ये इंसान हमारी बात कर रहा है, हमारे मुद्दों को उठा रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, हम जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। क्योंकि हम आखिर में है, तो अभी डिबेट जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं उससे इतर मंगलसूत्र, आपके मैनिफेस्टो और बहुत सी दूसरी चीजों पर हो रही है। ये जो विषयांतर हो रहा है मुद्दों का, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो भावनात्मक तौर पर इससे भी अटैच्ड हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं है ये भावना भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करके, ये सब नकारात्मक राजनीति है।
प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जो है न्याय पत्र लीजिए। आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ, आप भी चौथा स्तंभ हैं, लोकतंत्र की जिम्मेवारी आपके भी कंधे पे है। एक दिन हमारा न्याय पत्र पलट करके कैमरे के सामने दिखा दीजिए कि हमने कहाँ कहाँ लिखा है कि जो है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो झूठ की सफाई क्यों दें। हम तो बस यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलें, देश के लोगों को ये पूछना चाहिए कि 10 साल हो गया, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, इस लिहाज से 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए था, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है। अब 2 मिनट में सब कुछ खत्म करने वाला, मुझे बहुत शॉर्ट रिप्लाई दे दीजिएगा। पहली बात तो ये, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, उनसे कभी बात हुई कि भाई? हाँ, अभी मुलाकात हुई थी, इंडिया की रैली थी पटना में, तब मुलाकात हुई। तो कभी इस संदर्भ में बात होती है कि भाई हम तो यहाँ से लड़ना चाहते हैं, मौका लोग कहते हैं कि आप नहीं देते हैं? नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ। मुझे कहाँ से लड़ना है, कहाँ लड़ना चाहिए, ये व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। इस पे पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी निर्णय लेकर के जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करते हैं। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा है कि मुझे कहाँ लड़ना है और मुझे कहाँ से लड़ना है। चलिए, अच्छी बात है। मनोज तिवारी, इनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं थी, वो सेलिब्रिटी आदमी है, मुझसे कहाँ से उनसे। कन्हैया कुमार, उनके गाने कभी सुनते हैं? हाँ, कई गाने सुने हैं उनके, बहुत सारे गाने सुने हैं उनके। बहुत लोग ये देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे प्रभावित है कन्हैया उनकी कला से? नहीं, उनके वो जो गाने गाते हैं वो गाने हम सुने जरूर हैं, लेकिन वो गाने जो है, मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कई तरह के डायलेक्ट हैं, वो डायलेक्ट मेरा है नहीं, तो वो गाने जो है ना, मैं वो डायलेक्ट ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मेरा डायलेक्ट अलग है। नहीं, मैं इसलिए कि बहुत से आजकल टीका टिप्पणी भोजपुरी के गानों पे होती है, नहीं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। देखिए, किसी के भी प्रोफेशन पे, किसी के भी काम पे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन पे राजनीति में सवाल कीजिए। वो सांसद हैं, आप पूछिए कि जो है वो कितना अटेंडेंस है उनका संसद भवन में। आप ये पूछिए कि संसद निधि का कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। आजकल वो 14,000 करोड़ बोल रहे हैं। हाँ। तो दिखाइए तो कहाँ कौन सा जो है उनका शिलापट लगा हुआ है, कहाँ कहाँ उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, स्कूल का, अस्पताल का, सड़क का। राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक सवाल करना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? आप वामपंथी रहे हैं। देखिए, हम भारत में पैदा हुए हैं, मेरा नाम कन्हैया है, और मेरे लिए धर्म और भक्ति व्यक्तिगत मसला है। और व्यक्तिगत मसले में हमारे धर्म ने हमको यही सिखाया है कि कर्म ही पूजा है, तो हम कर्म पे भरोसा करते हैं। और ये जो आपने कहा ना कि आप वामपंथी हैं, ये आप बिल्कुल गलत जो है आपका अनुमान है कि वामपंथी लोग जो है वो रिलीजियस नहीं होते।